नमस्कार। फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने। फैट में क्या है, देखिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, गैस्ट्रुलेशन के बारे में हमने जो पढ़ा था, जिसमें जो संरचना विकास गतियाँ होती है, अब ये गतियाँ होती कैसे हैं, किस प्रकार से इनमें कोरक खंडों का मूवमेंट होता है, किस प्रकार से कोरक खंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, कैसे ये होता है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक मानचित्र का निर्माण किया, जिसे हम फेट मैप यानी भाग्य चित्र या नियति मानचित्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे गैस्ट्रुलेशन में, ब्लास्टुलेशन में जो कोरक खंडों का निर्माण के बाद जो व्यवस्था होती है, गैस्ट्रुलेशन में वो परिवर्तित हो जाती है। वो व्यवस्था जो है, कोरक खंड जो है गैस्ट्रुलेशन के आते आते अलग अलग तरीके से अरेंज होना प्रारंभ हो जाता है, जो कि जो संरचना विकास गतियों के कारण होता है, यानी अलग अलग मॉर्फोजेनेटिक एक्टिविटीज जो होती है उनके कारण होता है। तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कि भाई किस प्रकार से ये गतियाँ होती होगी, किस प्रकार से कोरक खंड व्यवस्थित होते होंगे, किस प्रकार से कोरक खंडों में परिवर्तन होता होगा, किस प्रकार से लेयर्स का निर्माण होता होगा, किस प्रकार भ्रूण में संरचनात्मक परिवर्तन होते होंगे, इसको दर्शाने के लिए या इसका अध्ययन करने के लिए जो है नियति मानचित्र यानी फेट मैप का निर्माण करते हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद जो है भ्रूण में जो पैतक लक्षण है वो दिखाई देने लगे, यानी वो अपने माता पिता के समान हो जाता है। परंतु इससे पहले जब गैस्ट्रुलेशन प्रारंभ होता है उस समय जो भाग्य यानी कि वो जो विशेष कोरक खंड है, ब्लास्टोपियर है, उससे कौन सा अंग बनेगा, कौन सा संरचना बनेगी, इसके लिए इस विधि का उपयोग किया। इसमें कई प्रकार के रंगों का, कणों का या किसी संरचना का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया को हम फेट मैप। अब देखिए, बहुत सारे हैं, कई अंडे या कई जीव ऐसे हैं जिनमें नेचुरल मार्किंग होती है, जैसे कि हम अगर कुछ जीव जैसे मेंढक के अंडे को देखें तो आप अगर उसको गौर से देखेंगे तो उसमें नेचुरल मार्किंग होती है, यानी कि वो नेचुरली आपको नजर आ जाएगा कि भाई उसमें ये संरचनाएं, जैसे हल्का रंग ऊपरी भाग में होता है, गहरा रंग नीचे होता है, बीच में पीतक होता है। आप अगर इसको देखेंगे तो वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से विभेदित है। इस प्रकार के अंडों जो नेचुरल मार्किंग वाले अंडे हैं उनमें हम फेट मैप आसानी से बना सकते हैं। जैसे हल्के रंग अगर है ऊपरी जो गोलार्ध में है उससे एक्टोडर्म बनेंगे, पीले नवेंदु यानी कि योक वाला भाग उसे मध्य वाला भाग बनेगा, बीच वाला भाग बनेगा तंत्रिका, एक्टोडर्म, नोटोगर, तो गहरे रंग से एंडोडर्म बनेंगे। तो यानी इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस भाग से बनते हैं। ये नेचुरली, हमें उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इससे आप आराम से उसका भाग्य चित्रण कर सकते हैं। पर कुछ आर्टिफिशियल मार्किंग भी होती है, यानी कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनमें प्राकृतिक वर्णक है, जैसे हल्का गहरा इस प्रकार का उपस्थित नहीं होता है, उस समय हमें आर्टिफिशियल मार्किंग करनी पड़ती है। इनमें कई विधियां हैं, जैसे जैविक अभिरंजन विधि, कार्बन कण अंकन विधि या रेडियो एक्टिव अंकन विधि। बात करें जैविक अभिरंजन विधि, वाइटल स्टेनिंग। अच्छा, कुछ स्टेन ऐसे होते हैं, स्टेन मतलब आप समझ रहे हैं, स्टेन एक ऐसा केमिकल होता है जिसको अगर हम किसी भी केमिकल के साथ मिक्स करें तो वो अपना एक विशेष रंग प्रकट करता है, उसे हम स्टेन कहते हैं, अभिरंजक कहते हैं। और इस विधि को, रंगने की विधि को हम
अभिरंजन कहते हैं। परंतु कुछ स्टेन ऐसे होते हैं जो कि उस टिश्यू को, उस ऊतक को, उस अंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसको विशेष रंग प्रदान करते हैं। ऐसे जो स्टेन होते हैं उन्हें हम वाइटल स्टेन या जैविक अभिरंजन कहते हैं, और इस विधि को हम वाइटल स्टेनिंग कहते हैं। हम क्या करते हैं, जब ये फैट आर्टिफिशियल मार्किंग करते हैं तो उसमें वाइटल स्टेनिंग का यूज करते हैं, ताकि उससे उस जीव के अंगों को और खंडों को, बनने वाली संरचनाओं को कोई नुकसान ना हो, पर हमें इसके बारे में ये पता चल जाए कि उसमें मॉर्फोजेनेटिक एक्टिविटीज या मूवमेंट ऑफ जो ब्लास्टोमेयर्स है वो कहाँ से कहाँ हो। इसमें हम ज़्यादातर जीनस ग्रीन, नील ब्लू सल्फेट, न्यूट्रल रेड इनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार की विधि की खोज जो है सबसे पहले वोक नाम के वैज्ञानिक ने की 1925 में। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या कहते हैं हम, जो वाइटल स्टेन है उसको भून के, जैसे हमें ये पता लगाना है कि इन्वेजिनेशन किस प्रकार से होता है या इनफिल्ट्रेशन किस प्रकार से होता है या डिलेमिनेशन किस प्रकार, तो उस प्रकार के अंडों में वाइटल स्टेनिंग के छोटे टुकड़े, स्टेन के छोटे टुकड़े वहाँ लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण वो जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं उस टिश्यू के द्वारा, अंगों के द्वारा। और जब उसमें मूवमेंट होता है तो इससे ये पता चल जाता है कि वो मूवमेंट किस प्रकार से हुआ, और इससे हम उसकी एक मैपिंग तैयार कर सकते हैं। दूसरी विधि है कार्बन कण अंकन विधि, कार्बन पार्टिकल मार्किंग विधि। इसका खोज जो है स्प्रेट नाम के वैज्ञानिक ने 1946 में की। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग न करके छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स को उस पर लगा दिए जाते हैं, खंडों पर, कोरक खंड पर। जब ये कोरक खंड मूवमेंट दर्शाते हैं तो हम उस वैज्ञानिक जो है उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि ये मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर मैपिंग का निर्माण हो जाता है। तीसरी है रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड, रेडियो एक्टिव अंकन विधि। रेडियो एक्टिव पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो अल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि इन पदार्थों को जब भी कहाँ यूज किया जाता है तो इन रेज की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर उपस्थित है। तो इस विधि में रेडियो एक्टिव पदार्थों को इस भ्रूण की कोशिका में इम्प्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिसके कारण जब मूवमेंट होता है, मॉर्फोजेनेटिक एक्टिविटीज होती है, तो एक जो है इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से ये पता लगाया जाता है कि किस प्रकार से मूवमेंट हुआ है, जिससे उसका एक मैपिंग तैयार कर लीजिए। फिर है हिस्टोलॉजिकल साइटोलॉजिकल मेथड। कुछ ऐसे प्राकृतिक मार्कर होते हैं, देखिए केमिकल मार्कर जो होते हैं वो उस अंडे में या उस भ्रूण में उपस्थित होकर केवल हमें मार्किंग का बता लगाते हैं, और कुछ प्राकृतिक मार्कर भी होते हैं जिनकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि मूवमेंट कैसा हो, और वो उसी कोशिका में पहले से ही मौजूद होते हैं, नेचुरली होते हैं। इनके द्वारा हम जो है जो होने वाली क्रियाएं हैं उनका हम पता लगा सकते हैं। जैसे मेलानिन, मेलानिन वास्तव में एक प्रकार का प्रोटीन है जो कोशिकाओं को रंग प्रदान करता है, यानी कि डार्क लाइट। तो इस मार्कर से या इस प्रकार के प्रोटीन से भी हम जो है फेट मैपिंग कर सकते हैं। दूसरा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी एक ऐसा है जो सभी कोशिकाओं में, लगभग सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो मार्कर हैं, ये प्राकृतिक जो रिएजेंट है या केमिकल है, ये जो है उस कोशिका में उपस्थित होकर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं, जिससे हेट मैपिंग आराम से की जा सकती है। दूसरा है कोशिका द्रव्य विधि, साइटोप्लाज्मिक मेथड। इसमें हम जो सेल्स हैं उनको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखकर, यानी कि माइक्रोस्कोप में देखकर उसके मूवमेंट का पता किया जाए। फिर है आनुवांशिक विधि।
इस विधि का उपयोग होट्टा और बेंजर नाम के वैज्ञानिक ने 1972 में किया। इसमें ड्रोसोफिला के भ्रूण का संभावित आरेख बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया। इसमें एक्चुअली में क्या है कि ये विधि जो है वो जीन आधारित है, यानी कि किसी भी जीन के द्वारा कौन सा अंग बनेगा या निर्धारण होगा या उसकी जो संरचना का निर्माण होगा, इसका पता लगाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी जीव में जो जीन है वो किसी विशेष अंग को निर्मित कर रहे हैं, तो इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जीन इस कोशिका में एक्टिवेट है। इससे मैपिंग करना बहुत आसान है। अब ये देखिए विभिन्न जो विधि हैं उसमें है, ये देखिए आरेख जो कार्बन के द्वारा भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये मैपिंग है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।